जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में साथियों हम डेली डिस्कस करते हैं आपका सीटेट पेपर 2 के लिए जो आपका सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट होता है यानी एसएसटी, उसके यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाते हैं, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी कि जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डिस्कस करते हैं। उसी श्रृंखला में हमारी आज की क्लास है, तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय कला में जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? ये जो भारतीय कला है उसमें जीवन की ऐसी कौन सी घटना है जिसका चित्रण चक्र द्वारा हुआ है ना? तो आपका बताना है ऑप्शन ए संबोधि, बी महाभिनिष्क्रमण, या सी प्रथम उपदेश, या डी निर्वाण। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है भाई? प्रथम उपदेश। क्या है इसमें सही हो जाएगा? प्रथम उपदेश जो है उसका जो चित्रण है, उस प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण है एक चक्र द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? जो आत्मीय सभा थी उसकी स्थापना किसने करी है भाई? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी राजा राम मोहन राय, सी एम जी रानाडे, या डी आत्माराम पांडुरंग। तो देखिए साथियों, आत्मीय सभा जो थी इसकी स्थापना करी है आपने की गई है किसके द्वारा भाई? राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा फ्रेंड्स? राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी जो है हमारे महान समाज सुधारक थे, उन्होंने आपकी आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? यानी कि जो आपके शेख निजामुद्दीन औलिया थे, ये आपसे पूछा है कि जो वो थे वो कौन से सूफी संत के शिष्य थे, यानी वो किसके शिष्य हुआ करते थे, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके ए मखदूम याहया मनेरी, बी बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या डी अब्दुल कादिर गिलानी। तो देखिए भाई जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे वो थे आपके बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर जो थे, ये इनके शिष्य थे। सूफी संत बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर उनके शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है। यानी हाल ही का एनसीएफ की बात हो रही है यहाँ पर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो उसका आधार पत्रक जो है वो सामाजिक जो विज्ञान है उसकी परीक्षा सुधार में किस प्रकार का बल देता है? ऑप्शन ए परीक्षा निष्पादन पर, बी खुली पुस्तक परीक्षा, सी परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर, या डी सतत आकलन पर। तो देखिए भाई ये एनसीएफ आधार पत्रक किस पर बल देगा? वो देता है आपका ऑप्शन नंबर डी सतत आकलन पर। किस पर भाई? सतत आकलन, यानी सीसीई भी बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, सतत व्यापक आकलन एक तरह से होता है। सतत आकलन क्या होता है भाई? जो परीक्षा होती है मतलब आकलन जो करना है बच्चे का, तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही उसका आकलन होता रहे, ये आपका होता है सतत आकलन, यानी सीसीई कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? भाई जो अवसादी सेल होती हैं उनका उदाहरण कौन सा है यहाँ पर, ये पूछा है। ऑप्शन आपके ए स्लैट, बी संगमरमर, सी सेल, या डी ग्रेनाइट। तो देखिए अवसादी सेल का जो उदाहरण होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेल। क्या होगा भाई? सेल। जो सेल होता है ये आपका अवसादी जो सेल होती है उसका उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? भाई जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए जो हमारा भारतीय संविधान था, संविधान है था नहीं है, उसमें जो कौन सा संशोधन किया गया था पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, या डी 86वां संशोधन। तो देखिए भाई वो किया गया था आपका 73वां संशोधन। कौन सा भाई? जो आपका 73वां संशोधन था ये किया गया था पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए। और कब किया था भाई? ये 1992 यानी 1992 में ये किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? भाई इनमें से आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रह है इन ऑप्शंस में से जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, या डी बुध।
तो देखिए भाई वो ग्रह है आपका कौन सा है दोस्तों, वो होगा आपका बुध ग्रह। कौन सा भाई, बुध। जो बुध ग्रह है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए। भाई जो शिक्षक होता है वो श्यामपट्ट पर लिखता है जैसे, तो उसको कितने डिग्री के कोण पर खड़ा होना है कि उसकी लिखावट अच्छी हो और विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो ऑप्शन ए 55 डिग्री, बी 65 डिग्री, सी 45 डिग्री या डी 35 डिग्री। तो देखिए वो है आपका 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री जो होता है इस एंगल पर शिक्षक को खड़ा होना चाहिए श्यामपट्ट पर लिखते समय, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, यानी कि जो आपका सामाजिक अध्ययन शिक्षण होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, बी राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित करना, सी अच्छे नागरिक होना या डी उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होता है वो ये सभी के सभी होते हैं। क्या होते हैं भाई, ये सभी के सभी होंगे कि भाई सांस्कृतिक विरासत का विकास करना भी है, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, ये अच्छे नागरिक बनाना, ये सभी हो आपके उद्देश्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। भाई जो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है ये किस नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन ए महानदी, बी चंबल, सी सतलज या डी यमुना। तो देखिए जो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है वो बनी हुई है आपकी महानदी पर। कहाँ भाई, महानदी पर बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। भाई जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों में इनमें से कौन सी भावना का विकास करना है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए राष्ट्रीयता की भावना, बी प्रांतीयता की भावना, सी स्थान की भावना का या डी जातीयता की भावना का। तो देखिए भाई साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीयता की भावना का। किसका भाई, राष्ट्रीयता की भावना का। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया। भाई जो भारत का मध्य युग चल रहा था, मध्य युग का समय था, उस समय ऐसा कौन सा साम्राज्य था जिसने कन्नौज पर शासन किया था। ऑप्शन ए राठौर, बी गुर्जर प्रतिहार, सी चौहान या डी पाल। तो देखिए भाई वो था आपका गुर्जर प्रतिहार। क्या था दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार जो साम्राज्य था उसने कन्नौज पर शासन किया था मध्य युग के समय में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। भाई आपको यह बताना है कि कोयले का सर्वाधिक उपयोग यहाँ पर किसमें होता है। ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन में, बी लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, सी रेलवे में या डी वाष्पीय जहाजों में। तो देखिए साथियों आपका कोयला जो होता है, कोयले का उत्पादन होता है आपका ऊर्जा उत्पादन में, मतलब कोयले का सबसे अधिक जो प्रयोग होता है वो होता है आपका ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयला सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि भाई आप देखते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि भाई उत्तर भारत जो है उसमें बाढ़ की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी हैं, बाढ़ ज्यादा आने लगी हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है। ऑप्शन ए बांधों में सिल्टिंग दर बढ़ी है, बी नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं, सी अधिकाधिक भूमि का उपयोग हुआ है या डी वार्षिक वर्षा की मात्रा बढ़ी है। तो देखिए भाई वो इसलिए हुआ है कि बाढ़ की घटनाएं जो बढ़ने लगी हैं वो इसलिए बढ़ने लगी हैं क्योंकि जो नदियां होती हैं उनके तटीय भाग जो होते हैं उनमें वनों को नष्ट हुआ है। जो तटीय भाग होते हैं नदियों के, वहाँ वन जो थे वो उनकी अंधाधुंध कटाई हो गई है, वनों को नष्ट कर दिया गया है। जिस अगर वन हुआ करते थे जो नदियों के तटीय क्षेत्रों में, तो वो जो बाढ़ आती थी उसको रोक लेते थे। तो वो अब वनों की कटाई कर दी गई है तो इसलिए बाढ़ और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं होकर गुजरती। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका से होकर, बी दक्षिणी अमेरिका से होकर, सी अफ्रीका से होकर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भाई भूमध्य रेखा जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका से होकर के नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती भाई, उत्तरी अमेरिका से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया? भाई जो भूमि की माप होती है उसके आधार पर भू राजस्व और जो प्रति बिस्वा उपज होती है उसका आकलन इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या डी सिकंदर लोदी। तो देखिए वो हुआ था आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में भाई? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और बाजार व्यवस्था भी इसी ने, बाजार प्रणाली भी इसी ने चालू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए। भाई जो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होते हैं उनको छात्रों को क्या देना चाहिए इनमें से? ऑप्शन ए सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, बी सामाजिक कुरीतियों के निदान का ज्ञान, सी नए सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान या डी संस्कारी व्यवस्था समाज के निर्माण हेतु उपरोक्त सभी प्रकार का ज्ञान। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कि भाई जो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं उनको छात्रों को क्या देना है? संस्कारी व्यवस्था, समाज के निर्माण हेतु उपरोक्त सभी प्रकार का ज्ञान, भाई सामाजिक भी, कुरीतियों का निदान भी और जो आपके नए सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान, ये सभी देने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, छात्रों में सृजनात्मकता का निर्माण करने के लिए आप क्या करेंगे? भाई आपको छात्रों में जो क्रिएटिविटी का निर्माण करना है, क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, तो आपको क्या करेंगे? उस ऑप्शन ए छात्रों को कक्षा में पढ़ाएंगे, बी छात्रों को गृह कार्य देंगे, सी छात्रों को गृह कार्य देंगे या डी नवाचार संबंधी कार्य करेंगे। देखिए यहाँ पर ये गलत लिख गया, यहाँ पर डबल टाइप हो गया भाई, यहाँ पर गृह कार्य नहीं, यहाँ पर प्रोजेक्ट था। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रोजेक्ट था भाई, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा कि छात्रों को आप प्रोजेक्ट कार्य देंगे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। कि भाई जो आप छात्रों को प्रोजेक्ट देंगे तो सभी बच्चे जो अपने अलग अलग विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का प्रयोग करके वो आपके जो अपना प्रोजेक्ट है उसको पेश करेंगे, बना करके लाएंगे, तो यहाँ पर उनकी जो क्रिएटिविटी है उसका निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? जो समुद्रगुप्त शासक था उसको एक वाद्य यंत्र बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है, तो वो वाद्य यंत्र कौन सा था? ऑप्शन ए तानपुरा, बी सितार, सी वीणा या डी बांसुरी। तो देखिए साथ वो था आपका वीणा। क्या था भाई? वीणा। ये बहुत अच्छा वीणा वादक था समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाले आकलन विधि की प्रकृति में होना चाहिए। भाई जो विद्यालय में कर्मचारी नियुक्त करना है उसको नियुक्त करने के लिए विकसित किए जाने वाली आकलन विधि जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, प्रकृति में कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए अधिगम का आकलन, बी अधिगम की तरह आकलन, सी अधिगम के लिए आकलन या डी रचनात्मक आकलन। तो देखिए भाई वो किया जाना चाहिए, उसकी प्रकृति होनी चाहिए अधिगम का आकलन। क्या होना चाहिए भाई? अधिगम का आकलन। कि आप विद्यालय में कोई भी कर्मचारी की नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति करने से हेतु विकसित जो करेंगे आप आकलन विधि की प्रकृति होगी आपकी अधिगम का आकलन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।